नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चना की खेती हमारे प्रदेश के सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में की जाती है और जो किसान भाई चने की बुआई करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए चने की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोनेडा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राम प्रताप यादव। आज अपन चने की फसल के बारे में चर्चा करें कि चने की फसल का ये सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। इस समय चने की फसल अपनी कंजर्व जो मॉइस्चर थी, जो है बरसात के दिनों की बरसात से जो पानी को हमने खेत में कंजर्व कर रखा था, उसके ऊपर बिजाई करने का श्रेष्ठ समय ये चल रहा है और इस सप्ताह इसका समय रहेगा। चने की खेती बलुई भूमि से लेकर दोमट तथा मटियार भूमि में भी की जा सकती है। जहां पानी न भरता हो उपयुक्त माना जाता है। हल्की ढलान वाले खेतों में चने की फसल अच्छी होती है। इसके लिए मृदा का भी पीएच मान 6 से 7.5 उपयुक्त रहता है। चने की खेती के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या डिस्क हैरो से करनी चाहिए। इसके पश्चात एक क्रॉस जुताई हैरो से करके पाटा लगाकर भूमि समतल कर देनी चाहिए। जैसा कि ये दलहनी फसल है, जड़ों के अंदर गांठ बनती है, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर स्टार्टर डोज, यानी कि शुरुआत में एक बार जामन लगाने के लिए इसका 15 से 20 किलोग्राम चाहिए। और इसके अलावा फास्फोरस जो पोटास है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो भी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपन बिजाई के टाइम दे दें तो हमारी फसल जो है अच्छी पैदावार देने की स्थिति में रहती है। उन्नत किस्मों की बात करें तो RSG 888, जिसका दूसरा नाम अनुभव भी है, दूसरा है CSJ D 884 और RSG 895, जिसका दूसरा नाम अर्पिता भी है, RSG 973, जिसका दूसरा नाम आबा है, और CSJ 515। ये जो है मुख्य किस्में हैं जो इस समय आप किसान भाई इनकी फसलें ले सकते हैं। बीज की मात्रा की अपन बात करें तो 60 से 70 किलोग्राम चने का बीज प्रति हेक्टेयर। बीज की बुआई से पहले फंजीसाइड में कार्बनडेजियम या विटावेक्स पावर 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करें। इंसेक्टिसाइड के रूप में इमिडाक्लोरोपिड 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से या फिप्रोनिल और क्लोरोपाइरिफॉस 4.5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका बीज को उपचारित कर बिजाई करें। अंत में बीज को राइजोबियम कल्चर के 3 पैकेट द्वारा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक बीज की मात्रा को उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बीज को उपचारित करने के लिए 1 लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ को गर्म करके ठंडा होने पर उसमें राइजोबियम कल्चर को अच्छी प्रकार मिलाकर उसमें बीज उपचारित करना चाहिए। ध्यान रहे, जैसा कि चना दलहनी फसल है तो इसमें काली जड़ की बीमारी आती है, रूट रोट कहते हैं जिसको। उससे बचाव के लिए सबसे आखिरी में जब राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचारित कर दें उस समय 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके बिजाई करें ताकि अपनी काली जड़ की बीमारी इसमें ना आए। एक काली जड़ की बीमारी से दूर रहने के लिए बिजाई करते समय किसान भाई ध्यान दें कि बिजाई 8 से 10 सेंटीमीटर या इससे अधिक गहरी हो, क्योंकि ये जो फंगस जिसकी वजह से काली जड़ की बीमारी होती है वो उससे ज़्यादा गहरी जाती नहीं है और ऊपर ये जड़ से ऊपर ये बीमारी लगती नहीं है। तो अगर जितना गहरा हम चने को बोएंगे उतना ही इस बीमारी से अपन बच सकते हैं। इस तरह से अपन बीज उपचार करके बोएं तो हमारी फसल अच्छी जो है पैदावार देगी। अपन सिंचाई की बात करें चने में तो फूल आते समय कभी भी चने में सिंचाई ना करें। जिस समय फूल आ रहे हैं उसी समय हम सिंचाई करेंगे तो वो फाल जो है वो हमारा जड़ जाता है। तो पहली सिंचाई की रिकमेंडेशन आपका मकर संक्रांति, जो 14 जनवरी की बात होती है, मकर संक्रांति के टाइम करें, या आपकी फसल कम से कम 1.5 महीने से 2.25 महीने की हो जाए उस समय आप पहली सिंचाई करें। और दूसरी सिंचाई जो है आपका एक फाल आ ले, दूसरा फाल आ रहा हो या घेगरी जो टाट है वो बनना शुरू हो जाए उस समय आप सिंचाई करें तो आप
आपके चने की पैदावार अच्छी होती है। किसान भाई ध्यान दें, ज़्यादा सिंचाई करने से फसल की जो है बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा बढ़वार होने से हमारी पैदावार कम होती है, क्योंकि ज़्यादा बढ़वार होने से जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनको छुपने की जगह मिल जाती है, और जब कीट पतंगे छुपने की जगह मिल जाती है तो उनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है, जो कि हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे किसान भाई कड़ी मेहनत और लागत लगाकर फसलें तैयार करते हैं। ऐसे में अगर तैयार फसल में किसी तरह का नुकसान हो जाए तो किसानों को लाभ कम मिलता है। इसलिए फसल की कटाई मड़ाई के समय भी विशेष ध्यान रखें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए धान की कटाई और उसके बाद के कार्यों पर रखी जाने वाली सावधानियों पर देखिए कार्यक्रम का यह अंश। विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में लगभग 50% से अधिक लोग आहार के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। धान की फसल में कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान हो जाता है। इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए, इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलित यंत्रों जैसे रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि द्वारा की जाती है। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई की जाती है। फसल की कटाई सतह से 3 से 4 इंच ऊपर से करनी चाहिए। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरन होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। वहीं कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ति चलित मशीनों में रीपर और ट्रैक्टर चलित कंबाइन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं, जिससे इंजन चलित मशीन धान को काटकर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकट्ठा किया जाता है। कंबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से की जाती है तथा कटाई के साथ साथ मड़ाई और ओसाई भी किया जाता है। लेकिन कंबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान टूट भी जाते हैं। धान के टूट जाने के कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है, परंतु कंबाइन की कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे समय की बचत होती है और कटाई लागत भी कम आती है। धान के बालियों और पुआल से बीजों या दानों को अलग करना मड़ाई कहलाता है। मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा किया जाता है। मड़ाई का काम फसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं, जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से की जाती है। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरन होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें।
भंडारण गृह में बोरों की छलनियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपज लेकर उसे काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग सीवर भरतपुर से भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर अगले सप्ताह आसमान साफ रहने की संभावना है। कृषि कार्य को करते समय कोरोना वायरस के लिए जारी सरकार की सलाह का पालन करें और खुद की उचित देखभाल करें। सरसों की बुआई के लिए उन्नत किस्में लें। भूमिगत कीटों से बचाव हेतु क्यूनाल्फास 1.5%, धूल की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। 88 किलोग्राम डीएपी, 145 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 250 किलोग्राम जिप्सम अथवा 180 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सुपरफास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के पहले देवें। जिंक और बोरान की कमी वाली मिट्टी में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से देवें। बुआई के समय यूरिया की आधी मात्रा और सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। सफेद रोली की समस्या से बचाव हेतु 6 ग्राम एप्रोन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। 2.5 से 3.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बुआई के काम में लें। आलू की बुआई के बीज के लिए 2.5 सेंटीमीटर व्यास के आकार के साबुत कंद को 0.1% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अथवा 0.1% बावेस्टिन के घोल से उपचारित करके एजोटोवेक्टर कल्चर से उपचारित कर छायादार स्थान पर सुखाकर काम में लेवें। आलू की बुआई के लिए उन्नत किस्मों में कुफरी आनंद, कुफरी लालिमा, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज, कुफरी सतलज, कुफरी बादशाह एवं कुफरी सिंदूरी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव छापोली, जिला झुंझुनू के सुभाष चंद्र ने। आपने कलिहारी की खेती पर जानकारी चाहिए है तो सुभाष चंद्र जी, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधे की व्यावसायिक खेती के बारे में। एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा जिसे कि कलिहारी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम अग्निशिखा भी है और बोटेनिकली इसे ग्लोरियोसस पर्वा के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही यूजफुल औषधीय पौधा है जिसे कि आयुर्वेदा एवं एलोपैथिक दवाइयों दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीज में कोल्चिसिन नामक का तत्व पाया जाता है जिसे कि एलोपैथी में गाउट पेन की महत्वपूर्ण औषधि बनाई जाती है। तो हम बात करते हैं कि इसका उत्पादन कैसे करें। यह लाल दोमट रेतीली मिट्टी में बढ़िया पैदावार देती है। सख्त मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। इस फसल के लिए मिट्टी का pH 5.57 होना चाहिए। मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हल के साथ अच्छी तरह से जुताई करें। प्रति एकड़ 5 से 6 टन सड़े हुई गोबर की खाद खेत में मिलानी चाहिए। स्थानांतरण के पहले प्रति एकड़ 50 किलो नत्रजन, 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलो पोटाश देना चाहिए। नत्रजन का दूसरा हिस्सा रोपाई के 40 से 45 दिन बाद प्रति एकड़ 20 किलोग्राम नत्रजन का छिड़काव करें। कलिहारी का उत्पादन हम गर्म क्षेत्र जितने भी हमारे के ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब का क्षेत्र आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, निचले वाले क्षेत्र जहाँ पे सर्दियों में बहुत अत्यधिक ठंड नहीं पड़ती है तो उन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जा सकता है।
ग्लोरिसा सुपरबा यह किस्म अफ्रीका और भारत के उष्णीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस किस्म के पौधे की ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। इसके पत्तों का आकार अंडाकार और लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और पीले लाल रंग के होते हैं। ग्लोरिसा रथिसचिल्डियाना यह लंबी और बेल वाली झाड़ी है। इसके पत्ते चौड़े और तीखे होते हैं, जिनकी लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर होती है। इसके फूल सीधे 5 से 7 मीटर लंबे और तल से पीले सफेद रंग के होते हैं। पौधों के अच्छे विकास के लिए 100 से 120 किलो प्रति एकड़ और 10 से 12 क्विंटल गांठों का प्रति एकड़ में प्रयोग करें। फसल को मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियां, गलना और कीटों से बचाने के लिए गांठों को बाविस्टिन 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करके बुवाई करें। तो उत्पादन के लिए सबसे पहले तो है इसका बीज। तो बीज के तौर पे इसका हम कंदों का प्रयोग करते हैं लगाने के लिए। तो कंद जो हैं 30 से 40 ग्राम का लगभग कंद हम लेते हैं बीज के लिए, और 30 से 40 ग्राम का लेने के बाद मई महीने के शुरुआत में इसकी खेतों में रुपाई करते हैं। 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की दूरी के ऊपर इसके कंद को लगाया जाता है, और ऊंचे क्यारियां जो हम 1 मीटर चौड़ी क्यारियों में 2 लाइनें इसकी लगाते हैं, क्योंकि ये एक लता है, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम रस्सियों का भी एक नेटवर्क बनाया जाता है एवं नेट भी इसमें लगाया जाता है। दूसरी जो इसके बीज उत्पादन में महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने लायक है वो है, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण भाग जो बिकने वाला है वो है बीज। हम लोग इस फसल को लगाते हैं बीज के उत्पादन के लिए, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाती, इससे बीज का उत्पादन हमारा कम रहता है। तो पॉलिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रबंधन है, जिससे पॉलिनेशन से हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन अगर हम इस पौधे में करते हैं तो हम इसके बीज का उत्पादन 2 गुना हम किया जा सकता है। पॉलिनेशन के लिए जैसे फ्लावर खुलता है सुबह, तो दूसरा दिन जब फ्लावर का खुले हुए हो गया तो इसकी पंखुड़ियाँ जो है 3 रंगों में विभाजित रहती हैं। सबसे निचले वाला भाग हरे रंग का, बीच वाला भाग पीले रंग का एवं ऊपर वाला भाग जब लाल रंग का होता है, तो वो अवस्था जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है इसकी पॉलिनेशन करने के लिए। इस टाइम जो है स्टिग्मा भी इसका रिसेप्टिव होता है और हमारे को पॉलन भी अवेलेबल रहता है। और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए किसान को सुबह सुबह का टाइम, सुबह 6 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक इसकी पॉलिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद की अगर पॉलिनेशन करते हैं दिन के समय में तो उसमें बीज अच्छी तरह से नहीं बन पाता, तो इसलिए सुबह का समय इसके लिए बहुत उपयुक्त है पॉलिनेशन के लिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।